दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे पेंशन अपडेशन के बारे में कि आज का स्टेटस क्या है और क्या हो रहा है, कहीं कुछ हो भी रहा है या नहीं, और जो हो रहा है उसका स्टेटस क्या है। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 मुकदमे फ़िलहाल बिल्कुल ताज़े कोर्ट में लगे हुए हैं, जिनकी डेट भी बिल्कुल आपके सामने है। और पहला मुकदमा उसमें है जो स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन है, उसका मुकदमा है जो 6 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में लगा है। देश भर की निगाहें इस मुकदमे पर हैं, इससे बड़ी उम्मीदें हैं पेंशनर्स को। जी हाँ, हालांकि ये मुकदमा उन्होंने स्टेट बैंक के अपने स्टाफ को पेंशन अपडेशन के बारे में लगाया है, लेकिन इससे पूरे देश के पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें हैं, बैंकर्स को विशेष करके, क्योंकि या तो हो जाएगा या फिर उसके आधार पर सबको हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, मैनेजमेंट जो है, यानी अपना ही मैनेजमेंट, यानी स्टेट बैंक का ही मैनेजमेंट पेंशनर को अपना भाई साहब स्टाफ नहीं मानता। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसलिए कि उनको लगता है कि कहाँ इनके पीछे यार अपने ऊपर बोझा और बढ़ाएंगे। तो इसलिए आप देखिएगा, सरकार की ओर से तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब बिल्कुल मोर्चा संभालेंगे, यानी 6 तारीख को, और पेंशनर की ओर से अब जो भी अपने वकील एसोसिएशन करेगी, और साथ में एसबीआई मैनेजमेंट की तरफ से भारी भरकम टीम रहेगी वकीलों की। उसके बाद एक अन्य मुकदमा है, वो है दिल्ली हाई कोर्ट में ही, वो 10 तारीख को लगा है। वो एमसी सिंगला एंड अदर्स की तरफ से, बड़े जुझारू ये बैंकर्स रहे हैं, इनकी तरफ से मुकदमा लगा है, वो 10 तारीख को है। तो इन 2 मुकदमों पर पेंशनर्स का जो ताज़ा है, उम्मीदें टिकी हुई हैं। देखते हैं भगवान इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो भी मिला है, मैं अपनी ग्रामीण बैंक का विशेष करके बता दूं कि इनको आज तक जो ग्रामीण बैंकों में मिला है, ऊपर न्यायालय भगवान का है और नीचे ये न्यायालय है जो आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट से ही आपको जो कुछ मिला है आपके संघर्ष से मिला है। संघर्ष की बदौलत आपने सड़कों पर संघर्ष किया है, आपने डिमॉन्स्ट्रेशंस किए हैं, और न्यायालय में आपने संघर्ष किया है, तिनका जोड़ के मुकदमा लड़ा है। उसी आधार पर आपको पेंशन मिली है। मिला सब आपको और मिलेगा भी सब, लेकिन यह कि थोड़ा देर से मिलता है, ये अलग विषय है। पेंशन आपको कब मिली? जब तमाम लोग भगवान के यहाँ चले गए। जी हाँ, पेंशन उनको तब मिली है, पता नहीं कब क्या कौन रिटायर हो गया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि अगर मिली है भाई साहब तो सही मिली है, और अगर सही मिली है तो ये पहले क्यों नहीं दे दी गई? तो जिन लोगों की वजह से डिले होता है, क्यों ना उन पर कार्रवाई कर दी जाए, सरकार करे। खैर, अब इतने मॉरल की उम्मीद तो हम खैर क्या करें। तो ये तो हुई पेंशन अपडेशन की बात। और एक अब ताज़ा मामला जो है, कंप्यूटर इंक्रीमेंट जो ग्रामीण बैंक्स को अभी मिला है, किसी तरीके से उनका जो करंट का पेमेंट इस महीने में हो पाया है, करंट मंथ का। अब मामला आता है एरियर का। जी हाँ, अब उसमें बड़ी अभी असमंजस की स्थिति है। एक बैंक को छोड़ करके बाकी बैंक ने, एक बैंक का मतलब प्रथमा यूपी बैंक को छोड़ करके बाकी बैंकों ने जो भी पेमेंट किया वो करंट का किया है, यानी 1 अप्रैल 18 के बाद का। लेकिन प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने ईमानदारी के साथ, चूंकि वो जानते हैं कि सबको देना है, यही नियम है, यही आदेश कह रहा है, इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो उन्होंने सभी लोगों को दे दिया जो 1/4/18 के पहले भी रिटायर हुए थे। अब मामला आ रहा है कि एरियर का, कि एरियर कैसे दिया जाए, कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो लोग, जाहिर सी बात है, एरियर कौन कैलकुलेट करेगा? जो लोग अभी नौकरी में हैं। जी, और आप जो रिटायर हो चुके हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी है। वो अपना हिसाब रखें कि कब वो स्टेग्नेशन पे आए। जी, स्टेग्नेशन पे कई तरीके से आदमी आता है। सीनियर हो गया, स्टेग्नेशन पे आ गया, ग्रेजुएट का इंक्रीमेंट लग गया, CIIB का इंक्रीमेंट लग गया, या जिस भी तरीके से। जब एक इंक्रीमेंट और पीछे से लगेगा तो भाई साहब आपका स्टेग्नेशन का जो इंक्रीमेंट है ये सब खिसकेगा, आगे थोड़ा बढ़ेगा, शिफ्ट होगा। तो इससे क्या क्या चीज़ों पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप अपने लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको सही मिल रहा है या सही नहीं मिल रहा है, त्रुटिपूर्ण मिल रहा है, अगर आपने कुछ डाटाज अपने पास संजो करके रखे हैं। हालांकि मैनेजमेंट इसका पूरा प्रयास करता है कि सही ही मिले, लेकिन फिर भी आप अपना इसका ध्यान रखिएगा। जी हाँ, और एक चीज़ और,
कि अभी सारी बैंकों ने अब ये डिसाइड भी नहीं किया है कि वो पिछला एरियर कहाँ से देंगे। 1, 4, 18 से देना तो बड़ा आसान काम है, दिया तो दे दिया, लेकिन सही सही एरियर देना मेहनत का काम है। जी हाँ, और मतलब इस तरीके से मैंने बताया कि 2-3 तरीके से आपका शिफ्ट होगा, स्टेगनेशन से शिफ्ट होगा, स्टेगनेशन के किस वजह से शिफ्ट होगा। और एक चीज़ और थी ग्रामीण बैंकों में पहले कि ऑटोमेटिक स्विच ओवर होता था, क्योंकि भाई प्रमोशन तो होता नहीं था। प्रमोशन भाई साहब 10-10 साल, 15-15 साल, कभी कभी तो 20-20 साल किसी का प्रमोशन ही नहीं हुआ भाई साहब। स्केल 1 में ही आदमी पैदा हुआ, उसी में रिटायर हो गया। तमाम लोग हैं, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक, और इनमें सब में कोई बिना किसी अपराध के स्केल 1 में आए और स्केल 1 में ही रिटायर हो गया। जी, तो अब तो स्केल 3 में डायरेक्ट लोग आ रहे हैं, तो उनकी स्थिति अलग है। लेकिन स्टेगनेशन का मामला जो आता है उसको आपको ध्यान में रखना है, आप जोड़ के रखिए, शिफ्टिंग का ध्यान में रखिए, पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखिए, और अपने बैंक से वाकई में पूरा जो लोग काम कर रहे हैं उनसे विचार विमर्श बनाए रखिए, उनसे अपना डिस्कशन करते रहिए कि साहब हमारा ये अगर कोई त्रुटि हो। जी, इसके अतिरिक्त नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई सब ईमानदारी से, अरे ईमानदारी तो वो करते हैं लेकिन असावधानी हो जाती है। दूसरी बात ये है, नहीं आपको ध्यान में होगा भाई साहब, आपको ध्यान में होगा कि ग्रामीण बैंकों को कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। सरकारों को आप दोष मत दीजिए। देखिए, सरकारों के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई देखिए, आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो मुकदमा था, आपने सड़क पर और कितना लड़ा करके कोर्ट कचहरी जब लिया, तब सरकार किसकी थी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो बीजेपी की सरकार थी, माननीय यशवंत सिन्हा साहब वित्त मंत्री थे भारत सरकार के। ये दूसरी बात है कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हमारे स्वर्गीय आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की, तब पेंशन खत्म हुई थी सबकी। तो सरकारों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये अलग बात है, उसके बाद में फिर कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने उसको रिस्टोर नहीं किया, और अब जब कहीं भी सरकार में नहीं है तब वो रिस्टोर की बात कर रही है। 2-3 जगह फुटकर में उनकी सरकार है, वहाँ उन्होंने रिस्टोर कर दिया अपने रिवाइव करने के चक्कर में। आपके भले के लिए किया, ये तो हम नहीं मानते, लेकिन क्योंकि आपके लिए तो ऊपर उसका वो न्यायालय है भगवान का, और नीचे ये कहाँ आपके लिए तो समझ लीजिए रिटायर होने के बाद भाई साहब पेंशन तो छोड़िए, आपका तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, आप उनके बारे में देखिए, उनका जो ये हेल्थ इंश्योरेंस है उसका कितना ज़्यादा प्रीमियम इस बार रिन्यूअल होने की स्थिति में आएगा, कितना ज़्यादा जो दिख रहा है, जो डाटाज आए हुए हैं, पता 40-40, 50-50 हज़ार रुपया आ रहा है 2-2, 4-4 लाख रुपया की इंश्योरेंस कवर होने में। ये कदापि उचित नहीं है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि एक एसोसिएशन है, विशेष करके ग्रामीण बैंक की है वो एसोसिएशन, वो केवल रिटायरीज़ की है, वो इनकी उनकी नहीं है कि अरेबिया की है, आईबॉक की है और बीएमएस की है, फलानी, कुछ नहीं। सारे रिटायरीज़ ने मिलकर के AIRRBWS के नाम से एक एसोसिएशन बनाई हुई है। केवल उसका काम इंश्योरेंस का, बाकी अन्य काम उस पर, राजनीतिक काम उस पर नहीं होता है। वो केवल इंश्योरेंस कराते हैं। उन्होंने पहला जब हम लोग उनके साथ आए तो उन्होंने इंश्योरेंस कराया था 18,200 रुपये में। 18,200 रुपये में जब कराया तो 10 लाख का इंश्योरेंस था, और तमाम लोगों ने उसका लाभ उठाया। बाद में जब प्रीमियम बढ़ा, क्योंकि उम्र बढ़ी तो प्रीमियम बढ़ा, तब उनका 23,000 रुपये में उन्होंने इंश्योर कराया, तब प्रीमियम हुआ 8 लाख रुपये का। अब जब एज बढ़ रही है और जो सरकार की तरफ से डाटा जा रहा है, IBA ने जो भेजा है अपना करा करके कि ये 40,000, 50,000 जो भी आया है, आपने देख रहे होंगे। तो मेरी जो इनसे वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि ये लोग तमाम इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग वार्ता कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, इनके पास पर्याप्त संख्या है मेंबर्स की, एसोसिएशन की, इनके जो मेंबर्स हैं बीमा कराने की, इसीलिए इनकी निगोशिएशन की यानी निगोशिएट करने की पावर भी बढ़ी है। इनका मानना है कि हम ये 5 लाख रुपए तक का बीमा इस बार कराएंगे, और किसी भी कीमत पर प्रीमियम इनका 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, और उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। ऐसा जो महामंत्री हैं मोहंती जी से मेरी वार्ता हुई है। आप लोग चाहें तो AIRRBWS से अपने सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगली बार किसी अन्य अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।